हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बैंक है आपकी विषय विज्ञान पे कक्षा नाइन्थ। आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब आपका कल जो एग्ज़ाम है आपका साइंस का, मतलब कि विज्ञान का। आपके पहले के एग्ज़ाम जो भी हैं, मैथ का, हिंदी का, काफ़ी अच्छा गया है और भी एग्ज़ाम्स आपके अच्छे जाएं, इसके लिए आज हम ये जो प्रश्न बैंक है इसको देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन पर इस बार भी आपकी हेल्प होगी, आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं। देखते आइए इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से। और जिन जिन बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं तो वो कमेंट में लिख के बताइए कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम अच्छा गया है और आपको किस वीडियो से, सर की किस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली है, मैथ में, इंग्लिश में, या आपके सोशल साइंस में, या हिंदी में। ठीक है, चलिए। जिन बच्चों के पास में पीडीएफ नहीं है तो आप अगर इस वीडियो में भी पीडीएफ को देख सकते हैं। ये ब्लू प्रिंट है, कौन कौन से लेसन हमारे साइंस में आ रहे हैं देखिए। सबसे पहला एक लेसन आएगा हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। दो बहुविकल्प बनेंगे, रिक्त स्थान दो, सत्य सत्य दो, सही जोड़ी के दो। और एक सेकंड लेसन आएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा लेसन आएगा हमारा इसमें पांचवा जीवन की मौलिक इकाई। और छठवा एक इसमें लेसन आएगा ऊतक। और सातवां आएगा गति। तो टोटल आपके इन्हीं 5 चैप्टर्स में से आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट जो है हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 1। ये देखिए पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है? ठोस। गैस की विशेषता क्या है? न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन। किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? गैस। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? गलन। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं अपन? वाष्प। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? रंग। ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन और समझा सकता हूँ। मैं आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन टाइम हमारे पास में बहुत कम है। तो सिर्फ आप लोग जल्दी से आंसर देखते आइए और जल्दी से, जैसे भी आपके पेपर में कल अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नंबर 7 देखिए, दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? घटता है। नंबर 8, गैस को द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रवीकरण। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नंबर 10, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीडनीय होती है? गैस। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? संघनन। नंबर 12, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ता होती है? ठोस। न्यूनतम विचरण का गुण पाया जाता है किसमें? ठोस में। स्टूडेंट्स, ये सभी टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं साइंस, वो आपको अच्छे समझाते होंगे। बस यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो क्लास को आप अच्छे तरीके से देखिए, है ना। नंबर 15, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर भरा जा सकता है? संपीड़ता। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस का द्रव बदलना संघनन कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आधा धा आएगा वहाँ पे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। नंबर 5 में, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। द्रवों में आपसी आकर्षण बल कमजोर होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 8 है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं सत्य असत्य। गैसें सबसे अधिक संपीडनीय अवस्था होती है। सत्य, हाँ सही बात है। गैसों को सबसे अधिक संपीड़ मतलब उनको, गैसों को बहुत दबाव दबा के, है ना, मतलब कम आकार में लिया जा सकता है ना। गैसों को संपीडनीय अवस्था मतलब जैसे ऐसा होता है कि दबाव में गैसों के अणुओं को दबाकर लिक्विड में बदला जा सकता है। गैसें सबसे अधिक संपीडनीय अवस्था में होती हैं। ठीक है, गैस के अणुओं को जितना चाहे हम संपीड़ करके एकदम से द्रव में भी चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 है, ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। असत्य, वो तो गैस से करते हैं, ठोसों के नहीं करते। जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। असत्य। वाष्पीकरण की दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य। ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है। असत्य।
बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, सत्य। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है न ही आयतन, सत्य। जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, असत्य। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, असत्य। ठोस के कणों के बीच में होता है, ठीक है। हम चाहें तो इस पूरी पीडीएफ पर काफ़ी सारा मतलब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, डिस्कस भी हो सकता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आगे कभी देखेंगे, वीडियो बनाएंगे तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इससे पहले मैंने एक मैथ्स की वीडियो बनाई थी, आपका गणित का पेपर था मैथ का, वो भी अच्छा गया होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। जिन जिन बच्चों को वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है तो एक बार वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा पेपर अच्छा गया और आपको किस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सही जोड़ी देख लीजिए ना। ठोस, निश्चित आकार और आयतन। अभी क्या है बेटा, इस क्वेश्चन बैंक में जो सही जोड़ी है ना, तो ये सही जोड़ी में ना सबके आंसर सामने सही सही लिखे हुए हैं, तो आपके पेपर में हो सकता है ऊपर नीचे करके आ जाए, ठीक है। ये ठोस का पॉइंट आगे सही लिखा हुआ है, निश्चित आकार और आयतन होता है, द्रव बहने की प्रवृत्ति होती है, गैस सबसे अधिक संपीड़ित होती है, गलनांक ठोस से द्रव में परिवर्तन का तापमान, क्वथनांक द्रव से गैस में परिवर्तन का तापमान। तो आमने सामने बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है पेपर में भी सामने सामने आ जाए, तो आप बड़ा ध्यान से करना और इसको याद कर लेना कि किसका पॉइंट क्या है। वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का गैस में बदलना। संघनन क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। जमाव क्या होता है, द्रव से ठोस में परिवर्तन। द्रवीकरण क्या होता है, गैस से द्रव में परिवर्तन। तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा की गति से बढ़ती है और ब्राउनियन गति कणों की अनियमित गति होती है, ठीक है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप लोग, और अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि है ना मैंने आपके लिए सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली ये सब निकाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी ओटी और एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए ये पूरे अवेलेबल करना, लेकिन आगे चल के कोई वीडियो बनेगी तो आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी मिलते जाएंगे। लेकिन हो सके तो आप इनको अपनी कॉपी में से याद कर लीजिए, बुक में से याद कर लीजिए, परीक्षा दिन परीक्षा वो जो भी है उनमें से आप इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आप जो एमसीक्यू हैं, है ना, एमसीक्यू हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सही जोड़ियां हैं, खालिस्तान, ये सब देख लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन इस वीडियो में से देखना जरूरी है, क्योंकि है ना अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो आगे चल के ये वीडियो हरदम इस चैनल पर होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 9th के साइंस वालों के लिए। तो हमें पेपर के बाद में भी इन्हें अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे जब सेकेंड टर्म एग्जाम होंगे, फाइनल हमारे एग्जाम होंगे, तो भी हमें ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए, और उन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स जो वीडियो को शेयर भी करते हैं और हर किसी तक पहुंचाते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। क्लास 9th की ये वीडियो बन रही है, क्लास 10th पर भी बनती है, हर सब्जेक्ट पे, 11th और 12th भी। तो अगर आपके पास में इस कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि चैनल पर सर अपलोड करते हैं कई सारी वीडियोज़ को, तो उन्हें आप देखें। इसी के साथ में अगर कोई स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहा है और वो चैनल पर अगर नया है, तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, समर एजुकेशन वर्ल्ड। और इसके अलावा दो चैनल जो कि समर इंग्लिश वर्ल्ड, सबसे फर्स्ट चैनल उसको तो आप जानते ही हैं, उसको तो आपने कर ही लिया होगा, और एक सेकंड समर मैथ्स वर्ल्ड, है ना। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला एक चैप्टर आएगा आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग कर ली होगी और क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। अब बारी है आपकी परीक्षा देने की। तो अब इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके 4 आएंगे, खालिस्तान 3, 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, 4 अंक का एक, टोटल 15। अब शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, जल। वायु एक मिश्रण है, कोलाइड का एक उदाहरण है दूध। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, पानी में नमक। तत्व और यौगिक में अंतर है, इसमें दोनों आएंगे, ए और बी, है ना। और नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है, सभी। तांबा एक खालिस्तान तत्व है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, असमांगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुई है, असमांगी बोलते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग जल में घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, वाष्पीकरण। तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है आपका मिश्रण।
ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलेय है आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय होता है CO2। वायु एक विलयन है गैस में गैस का। रिक्त स्थान को देख लीजिए। वायु एक समांगी मिश्रण है। रेत और जल का मिश्रण एक विस्मांगी मिश्रण है। किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए छानने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जल या पानी एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। दूध एक कोलाइडल प्रकार का मिश्रण है। किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए कौन सी विधि? वाष्पीकरण विधि। नमक और जल मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जा सकता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तेल और जल को अलग करने के लिए पृथककारी कीप, अगर साइड में लिखा हुआ है ना, देखो, पृथककारी कीप का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने की विधि अपकेंद्रीकरण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 14, बर्फ, जल तथा जल वाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडल विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। पारा मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अब इसमें आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। समांगी और असमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। चलिए आप इन पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हरदम पेपर के बाद में भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी सेकंड टर्म में या फाइनल में आपके ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 बिंदुओं पर तुलना कीजिए। प्रत्येक एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, आपने ये सेकंड चैप्टर देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आज जैसे कल मैंने ना डाली थी एक वीडियो मैथ सब्जेक्ट की, है ना, गणित की, आपने देखी होगी। उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिले। 2 पार्ट में मैंने उसको बनाया था और कवर कर दिया था उसमें। और जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले क्वेश्चन और 4 अंक वाले क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन थे उनके डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे। तो कई सारे बच्चों ने उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया। तो किसी ने एक बार कहा कि सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका एक और चैनल है समर मैथ्स वर्ल्ड करके, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था समर इंग्लिश वर्ल्ड। तो कई सारे बच्चों ने उसको अच्छे से देखा था, है ना, देखा था और सब्सक्राइब भी कर लिया था। तो आप, तो आपकी क्लास में आपके जो भी फ्रेंड हैं उन सब तक ये बात पहुंचाइए कि ये सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि देखो, अगर कोई वीडियो, अगर कोई स्टडी की वीडियो है, पढ़ाई की वीडियो अगर आपके काम आती है तो वो आपके साथी के काम भी आना चाहिए, ताकि उसका नुकसान ना हो और उसका पेपर भी अच्छा जाए, उसके पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने शेयर कर दिया है वो मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि सर, हम आपकी वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, इसमें से एक रिक्त स्थान आएगा। सत्तर सत्तर आएंगे 4, 2 अंक के प्रश्न आएंगे 3 और 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान भरें। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सभी कोशिकाओं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और नई कोशिकाएं केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। वानस्पतिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। प्रोटीन विश्लेषण का कार्य राइबोसोम करते हैं। नाभिक को घेरे रहने वाली झिल्ली को केंद्र कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। सत्य सत्य चुनिए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। सत्य। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। असत्य। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। सत्य। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। असत्य। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक होते हैं। सत्य। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। असत्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है। असत्य। राइबोसोम का कार्य वसा संश्लेषण करना है। असत्य। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। सत्य। क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। असत्य। रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। असत्य। सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। असत्य। अति लघुत्तरीय प्रश्न, कोशिका किसे कहते हैं? इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। देख लिया आपने इन सब क्वेश्चंस को?
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए ना। पादप और जंतु कोशिका के बीच में कोई अंतर, 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या है? प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं? इन सब क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना। जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पूरे पूरे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किए हैं तो कम से कम आधे आधे तो कर लीजिए, उनसे भी आपका पेपर अच्छा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे जैसे चैप्टर का दी एंड हो रहा है, हर एक चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सुनते जाइए। जब भी आपका एग्जाम देते समय पेपर पूरा हो जाए, पूरा आपने कंप्लीट कर लिए जाए, उसके बाद में एक बार कॉपी को फिर से चेक किया करें कि कहीं पे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, कोई ऑप्शन हमने छोड़ तो नहीं दिया है। एक दो बार कॉपी हमें चेक करना चाहिए, और पेपर में पूरा आखिरी तक बैठना चाहिए, पूरे 3 घंटे पूरे पेपर में लेना चाहिए, ताकि हमें कई बार कुछ न कुछ उत्तर या याद आ जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर याद आते रहते हैं माइंड में, तो हम उन्हें लिख सकते हैं। तो ऐसा आप ज़रूर करें, ये एक अच्छी टिप्स होती हैं। और एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे सही टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करने के लिए बैठा करें, और अपने सब्जेक्ट को ध्यान लगा के उसमें पूरा समय दिया करें, ठीक है, और अच्छी नींद भी लिया करें। अध्याय 6 ऊतक। ऊतक ये आपने पढ़ा होगा, ये पाठ। इसमें से सही जोड़ी आती है 4 नंबर की, एक वाक्य में आएगा 2 नंबर का, 2 अंकीय प्रश्न आएंगे 3 नंबर की, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, और कुल 15 नंबर की इसमें से चीज़ें आएंगी, है ना। सही जोड़ी देखिए। सही जोड़ी में जाइलम इसका पहला है, ये वाला, जड़ों से जल एवं खनिजों का परिवहन। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों से भोजन का परिवहन। पारेकाइमा क्या होता है? अब उसके बाद में नीचे सबके सामने सामने लिखे हुए हैं, है ना। पारेकाइमा क्या होता है? भंडारण व प्रकाश संश्लेषण। स्क्लेरिक काइमा क्या होता है? पौधों को कठोरता मजबूती देना। आप देख रहे हैं कि सही जोड़ी में सामने सामने आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऊपर नीचे आ जाएं, तो आपको अच्छे तरीके से पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर 6 है पेशी ऊतक, गति में सहायता करना। नंबर 7 अस्थि ऊतक, शरीर को सहारा व आकार देना। ठीक है, आप ये पूरी सही जोड़ियों के पॉइंट को अच्छे से दिमाग में फिट कर लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये जो है एक वाक्य में उत्तर देना है, इनके जो आंसर थे एक एक लाइन के हो रहे थे, तो आप इनको देख लीजिएगा। ऊतक किसे कहते हैं? पादप ऊतक के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? जाइलम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप। ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये देख लीजिए 6 से लेके, इसी के साथ में इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हम जल्दी जल्दी इन्हें कैसे ना कैसे करके याद कर सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम कम है तो इन क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो 4-5 बार अगर किसी क्वेश्चन को समझ समझ के अगर उसका आंसर को पढ़ लेते हैं, तो भी उसका आंसर हम एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ऊतक क्या होते हैं? पादप और जंतु ऊतकों में 3 अंतर लिखिए। और देखिए ये पूरे क्वेश्चंस। इसके बाद में अध्याय 7 गति। इसमें से भी आपका 15 नंबर का पेपर आएगा। इसमें से आपका एक 4 नंबर के जो हैं एक वाक्य में उत्तर आने वाले हैं। 2 अंकों वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंकों वाला एक, और 4 अंकों वाला एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लीजिए। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। औसत चाल का सूत्र लिखिए। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी समय आलेख का ढाल क्या दर्शाता है? चाल। यदि किसी वस्तु का वेग समय आलेख समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा है, तो उसकी गति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? एक समान वेग से गति कर रही है ना वो वस्तु। यदि किसी वस्तु का दूरी समय आलेख समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है, तो उसकी गति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? विराम अवस्था में है। वह स्थिति लिखिए जब औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है, सीधी रेखा में बिना दिशा बदले गति करती है। प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय तथा अंतिम वेग में संबंध लिखिए। वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ए टी। नंबर 10, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन तथा अंतिम वेग में संबंध लिखिए। वी बराबर यू प्लस 2as। नंबर 11, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन तथा समय में संबंध क्या होगा? एस इक्वल में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तीनों गति के समीकरण आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किए होंगे, न्यूटन गति के नियम।
ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कोई वस्तु त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन आवश्यक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए आप जल्दी से। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये पीडीएफ नहीं होगी तो कम से कम वीडियो तो होगी अवेलेबल हरदम इस चैनल पर। चैनल का नाम क्या है पता है आपको? कमेंट करके बताइए जल्दी से उसमें कि आपको जो वीडियो जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल का आपको नाम पता भी है क्या नहीं है। औसत चाल किसे कहते हैं? 4th नंबर पे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप। जो जो क्वेश्चन आपको सरल सरल लग रहे हैं पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? एक एक नंबर वाले तो क्वेश्चन छोड़ के बताया करें बिल्कुल भी पेपर में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए आप ये। इसी के साथ में ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं बस। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। इसके पहले भी आपको वीडियोस में काफ़ी कुछ समझ में आया है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल के नाम देख लीजिए। तो ये हैं चैनल्स, इनको आपको सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पर सर्च करके समर एजुकेशन वर्ल्ड, इस चैनल पे आपको मिलते हैं ऑल सब्जेक्ट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेकेंड टर्म वाले एग्ज़ाम, आपके फाइनल एग्ज़ाम, और वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो आपके सब्जेक्ट में आपको हेल्प करें, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इंग्लिश चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड, इस पर आप सीखते हैं इंग्लिश। क्लास 9 से लेकर 12 तक कई सारे चैप्टर्स इंग्लिश के इस पर आपका अवेलेबल हैं। ग्रामर है, स्पोकन है, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें इस पर आने वाली हैं जो आपको सिखाएंगी इंग्लिश में बहुत कुछ। ऐसे ही चैनल मैथ्स के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। समर मैथ्स वर्ल्ड को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनको जितना ज़्यादा हो सके सब लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करवाएं, क्योंकि आगे चल के ये चैनल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? और ये टेलीग्राम ऐप पर भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप समर एजुकेशन वर्ल्ड अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर, तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल के एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।